नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। नमस्कार। इस वक्त मैं झंझारपुर अनुमंडल अंतर्गत प्रशांत झा जो सीओ अंचलाधिकारी हैं, मैं उनके समक्ष मौजूद हूं। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 24 और मैं हूं विनोद झा। कुछ सवालात है ज़मीनी विवाद को लेकर क्लियर करना चाहते हैं दर्शकों से कि आखिर जो जहां पर आपको लग रहा है कि ज़मीनी विवाद में ये अड़चन आ रही है, आज उसको बिल्कुल सीओ साहब जो है उसको बिल्कुल क्लियर करेंगे कि वो कैसे आप उस धन्यवाद। पहले तो मेरा नाम प्रशांत कुमार झा है, वर्तमान में अंचल अधिकारी झंझारपुर के तौर पे कार्यरत हूँ। जी सर, एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिनके दादा के नाम से वो ज़मीन था और वो कुछ भाई हैं, जैसे 5-6 भाई हैं। उस 5-6 भाइयों के बीच में ऐसा हुआ कि उनका नाम अभी तक वो कह रहे हैं कि मेरे पिताजी तक का भी नाम उस पर नहीं है, ना मेरा नाम है। लेकिन हालाँकि उस ज़मीन को जो भी 5-6 भाइयों हैं उनके बीच में वो अपना बँटवारा, मौखिक बँटवारा हो चुका है, लेकिन कागज़ी में उनका नाम नहीं। ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आज भी जो मोस्टली जमाबंदी है वो हमारे पूर्वजों के नाम से है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोगों को एक स्टाम्प पेपर पे सभी पक्षों का जो है हस्ताक्षर होते हुए एक शेड्यूल बनाना होता है। शेड्यूल जैसे प्रथम पक्ष, अगर 5 भाई है तो प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष। प्रथम पक्ष द्वारा जो है जैसे जो भी उनका खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी वो स्पेसिफाई करना है। फिर द्वितीय पक्ष में भी सारी चीज़ें स्पेसिफाई होंगी, तृतीय पक्ष में भी, और सभी का हस्ताक्षर होना चाहिए, सर्वसहमति। अंचल में जब तक सर्वसहमति नहीं रहेगा तब तक हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर वैसा नहीं होता है, किसी एक भी भाई अगर मुकर जाए तो फिर सक्षम न्यायालय उनको जाना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर सभी का अगर ये चीज़ें आ जाता है, उसके बाद जो है वो म्यूटेशन पोर्टल पे अप्लाई करेंगे। फिर जिन जिन का शेड्यूल में है उनके उनके नाम से जमाबंदी हो जाएगी। इसमें ऐसा भी कुछ समय निर्धारित किया गया है कि अभी अगर महीने दिन 15 दिन के अंदर नहीं कराए तो ये ज़मीन फिर भविष्य में आपके नाम नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, ये सब कुछ भ्रांतियाँ हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी कि भविष्य में नाम नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि मैं एक चीज़ कहूँगा कि भूमि विवाद जो है, उसका सबसे बड़ा जड़ है कि अभी तक हम लोगों ने बस मौखिक बँटवारा कर लिया है, आज कोई थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। तो अगर हम ठीक है, मन से हम लोग नहीं बँटे हुए हैं, 2 भाई हैं, लेकिन ज़मीन को अच्छे से बाँट करके उसको रख लेने में कोई गड़बड़ नहीं है। इससे ये नहीं दिखता है कि हम लोग बँटे हुए हैं। बस ज़मीन के कागज़ात को अच्छे से बाँटना ये सबकी दायित्व है, जिससे कि भूमि विवाद कम से कम हो सके। अब इसमें जिस व्यक्ति का ये है एक दुविधा था, उसमें ये है कि उनके भाइयों में यानी चाचा के साथ उनका जो है कि विवाद चल रहा है, वो उनको कागज़ात नहीं देना चाह रहे हैं। तो ऐसे में किस प्रकार से वो उनके हस्ताक्षर करवाएँगे और पार्टियों से, अपने चाचाओं से? नहीं, फिर तो वहीं पार्टीशन सूट का ही एक ऑप्शन बचता है। बाकी बीएलडीआर एक्ट में डीसीएलआर के पास भी रैयती ज़मीन पे बहुत फैसला देने का पावर है। जहाँ तक अंचलाधिकारी के पास बात है, वहाँ पे हम लोग अगर वैसी कोई छोटी विवाद है तो हम लोग जनता दरबार और जो शनिवारीय जनता दरबार के माध्यम से भी हम लोग दूसरे पक्ष को नोटिस करके फिर एक दूसरे का मीडिएशन आपस में बातचीत करवाते हैं, जिससे कि चीज़ें सहमति हो सके। तो इनफॉर्मल फोरम से एक प्रकार से जहाँ पे कोई एक्ट नहीं है यहाँ पे सीओ पे, तो हम लोग आपस में सबको बैठा करके चीज़ें करते हैं। लेकिन जो बीएलडीआर एक्ट है डीसीएलआर के पास या सक्षम न्यायालय में जो आप दे सकते हो, उसके माध्यम से आप उसको फाइनली करवा सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अभी अगर वो नहीं कराता है या उनका जो प्रतिपक्ष है यानी कि जो उनका दूसरा पक्ष है वो अगर साइन नहीं करता है तो आगे उनका ज़मीन हाथ से चला जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। आप आपका ये कहना है कि वो ज़मीन उनको मिलेगा, उनके हक की जो है मिलेगा और कोशिश किया जाएगा कि उनको हम जैसे कि जनता दरबार के माध्यम से उनको आप सूचित करेंगे विपक्षी को और तब जाकर के उनको कुछ। हाँ, ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव फोरम नहीं हो पाता क्योंकि रैयती ज़मीन का बहुत ज़्यादा पावर नहीं है सीओ के पास। तो उससे बेहतर होगा कि वो सक्षम न्यायालय का ही वो करें, जिसमें कि उनका पार्टीशन सूट हो सकता है, या डीसीएलआर के पास बहुत सारे पावर है रैयती ज़मीन का बीएलडीआर एक्ट के अंदर, तो उसका इस्तेमाल करते हुए उनको कुछ राहत मिल सकता तो है। सर ये सक्षम न्यायालय में जाने के बाद तो फिर उनको बहुत ज़्यादा लंबा समय लग सकता है, तो इससे कुछ त्वरित कार्यवाही के लिए या कुछ हो जिससे कि वो अपना नाम करा सकें, उनका जो दुविधा है वो खत्म हो जाए। इसमें जो है सो हाँ, ये चीज़ें हमने देखा है, कई बार वैसे मामले आए हैं।
लेकिन जो पावर हमारे पास नहीं था, क्योंकि मैं इस ऑफिस में हूँ, तो मुझे जो पावर दिया गया उसमें यही है कि सर्वसम्मति जब तक नहीं है, मैं उसका कभी म्यूटेशन नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जैसे कि आपने सुना है कि आपके अगर पिताजी 6 भाई थे या 5 भाई थे और वो ज़मीन आपके दादाजी के नाम से था और वो अब तक आपके नाम नहीं हुआ है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, उसका रास्ता है। लेकिन वो सक्षम न्यायालय के माध्यम से वो रास्ता है जिसमें सीओ साहब कह रहे हैं कि वह उनको भी उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है कि उसमें वह त्वरित कुछ कर सकें। वह एक सक्षम न्यायालय के पास ही है जो कि उनके माध्यम से आप करवा सकते हैं। कोशिश कर ये रहेगा, प्रयास ये रहे कि आपके विपक्षियों द्वारा आपसी सहमति से, रजामंदी से आप उनसे हस्ताक्षर अगर करवा लें, तो आप अपना नाम स्वयं करवा सकते हैं, तब आपको कोई आपत्ति नहीं होगा। अब दूसरा सवाल हमारा ये है कि अभी कुछ ज़मीनी सरकार ने कुछ और भी आंकड़े कुछ निकाले हैं जो कि आप लोग और कुछ करने के लिए तैयार हों, कि ज़मीन को लेकर के सरकार ने कुछ नया नियम निकाला हो, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, सरकार ने तो बहुत सारी चीज़ें निकाली है। आज के समय में जो ई-ऑफ़िस का जो सिस्टम है, उसके बाद फेसलेस सिस्टम, हम हमेशा कहते हैं कि जितना चीज़ें फेसलेस होगी उतनी ट्रांसपेरेंट होंगी। तो सरकार ने जो हम लोग का भू समाधान पोर्टल है, उसके बाद जो है जो भूमि रिलेटेड जितने भी पोर्टल्स हैं, सब पे ये चीज़ें क्लियर किया हुआ है कि आपके पास अपना लॉगिन आईडी होते हुए आप म्यूटेशन, परिमार्जन, एलपीसी सब कुछ आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आज के समय में उसका ट्रैकिंग कर सकते हैं आप। दूसरी बात, अभी सरकार ने वर्तमान में ये भी देख रहे हैं कि हम लोग के आधार और मोबाइल का लिंकेज वो भी किया जा रहा है। तो उससे क्या होगा कि जैसे आधार और मोबाइल का लिंकेज किया जाएगा, उससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि अगर किसी ने जमाबंदी पे अगर किसी का आवेदन आया तो वो आपको मैसेज चला जाएगा। तो ये सभी लोग जो हैं पहले तो अपने जमाबंदी पे आधार और मोबाइल को लिंक ज़रूर करवा लें। उसके बाद जो भी अभी है जन शिकायत पोर्टल भी, अगर कोई कहीं पे भी आपको लगता है कि किसी प्रकार की गलतियाँ हो रही है, तो वहाँ पे आप जन शिकायत पोर्टल का एक नंबर है वो डाल सकते हैं। बाकी अभी जो सबसे रिसेंट में जो हम लोगों का काम चल रहा है वो युद्ध स्तर पे फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जी। और जिसका एक जैसे कि अभी आपके समक्ष आया हुआ था कि जो दाखिल खारिज ज़मीन तो लिए उन्होंने और रजिस्ट्री भी करा ली, लेकिन दाखिल खारिज उनका नहीं हो रहा है, वो रिजेक्ट होकर के आ जाता है, उसका क्या कारण है? देखिए, रिजेक्शन दाखिल खारिज जो है बहुत प्रकार के होते हैं, एक रजिस्ट्री द्वारा या दान पत्र या कुछ भी। जो भी अब दाखिल खारिज अगर कोई रिजेक्ट हुआ है तो उसका स्पष्ट कारण होगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, सबको दिखेगा। अगर कोई अस्पष्ट कारण से रिजेक्ट करेगा तो उसमें फिर दिक्कत हो जाता है। तो स्पष्ट कारण के साथ आपको उसका नकल लेना होता है और रिजेक्शन के बाद आप डीसीएलआर कोर्ट में जाकर के उसको अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आदेश आने के बाद ही अब दोबारा सीओ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अब दाखिल खारिज रिजेक्ट कर दिया, फिर मन हुआ फिर उठा कर दिया, नहीं। वो अब एक बार दिखेगा डीसीएलआर को भी, तो कोई आदमी गलत तरीके से ना कर्मचारी उस पर टिप्पणी कर सकता है, ना आपके ऊपर सीओ कर तो सकता आपका है। कहने का मतलब वो सीओ के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि सीओ चाह करके उसको तुरंत दाखिल खारिज कर दे। नहीं, रिजेक्टेड केस को नहीं कर सकते हैं और रिजेक्शन का भी प्रॉपर कारण होगा। आपको हमेशा एक साक्ष्य जो वो है कैसे पता चलता है रिजेक्शन का? रिजेक्शन का, देखिए जैसे किसी जैसे रिजेक्शन मोस्टली क्या हो जाता है, ये 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो अभी हम लोग के सरकार ने एक सीएससी सेंटर करके खोला है, जो कि हम लोग के वीएलई होते हैं वो अब यहाँ पे बैठेंगे। जो कैंपस है, CSC कैंपस के अंदर अब बैठने का प्रोविज़न हो रहा है। अभी क्या हो रहा था कि अभी डिजिटल डिवाइड तो है ही, आप इस चीज़ से मानते होंगे। तो क्या हो रहा है कि आदमी जो है सो केवाला लगा दिया, उसको अब नॉलेज नहीं है कि केवाला जिससे लिया, अगर सपोज कीजिए कि ए आदमी से बी ने खरीदा, बी का जमाबंदी हुआ नहीं, बी से सी ने खरीद लिया। अब क्या किया कि ये अपना केवाला लगा दिया, उसको उतना नॉलेज है नहीं। और जो या तो साइबर कैफे के पास जाते हैं, उनके पास भी नॉलेज नहीं है, अपना उनको पैसा मिला, अपना कर दिए जो भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका साक्ष्य नहीं हुआ, साक्ष्य नहीं हुआ, फिर आप उसके आधार पे क्या होता है कि अगर ढूंढा नहीं मिला तो साक्ष्य के इशू में जैसी हो
होता है। लेकिन अब हमारे पास वीएलई है जो यहाँ बैठते हैं, जो यहाँ इस सेंटर पे है, तो उनको ट्रेनिंग दिया गया है विभाग की तरफ से, तो उनके पास उनका दर भी निर्धारित है। ऐसा नहीं होगा कि मनमाने की मनवा के मनमानी रेट लगा दिया 200-500 रुपया ले लेगा, वो नहीं करेगा। उसका एक दर होगा, वो बाहर में नोटिफाइड है, उतना ही आपसे दर वो लेगा। वो आपको सही चीज लगाएगा। अगर गलती होगा तो भाई आप उसको पकड़ भी सकते हैं, अकाउंटेबल भी होगा, भाई तुम क्यों नहीं हमको बताया कि इसमें दर क्या वाला लगता। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जनता को थोड़ा समझने वाली बात है, और सरकार की तरफ से ये बहुत अच्छी वो है, तो पहल है। तो वो इसके लिए सब अकाउंटेबल की बनाने, मैंने जो अप्लाई किया वो भी अकाउंटेबल हो गया। उसके बाद जो है सो सीओ भी अकाउंटेबल हो गया कि क्या अप्लाई मैंने किया, तो एक प्रकार से तब फिर समझा जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ी है ऐसे में। ठीक है, तो ये सारी चीजों को लेते हुए इस चीज को स्पष्ट करना होगा कि ये जो हम लोग का सीएससी सेंटर अब खुला है, वहां से अगर हम लोग अप्लाई करते हैं या उस तरीके से जो सरकार ने सोचा है, तो शायद ये जो छोटी छोटी चीजों कारण से जो रिजेक्शन वहां से वो चीजें आ रही है, वो कम हो जाएगा। ऐसी परिमार्जन में आप देखिएगा रिवर्ट जो है हो जा रहा है। तो रिवर्ट क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ आपके द्वारा जो है सो साक्ष्य नहीं दिया जा रहा है। तो वीएलई वहाँ पे एक्सपर्ट ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो वो अगर रिवर्ट भी होगा तो आपका नंबर दिया, वीएलई आपको कॉल कर लेगा, भाई आ जाइए कर लीजिए। देखिए, जब तक राजस्व विभाग में जब तक कि एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, क्योंकि अभी भी ये जटिल है राजस्व, और दूसरा कि बहुत पुराने चीजें हैं, 1905 के खतियान अभी भी चल रहा है, चीजें जटिल है। तो ऐसे कंडीशन में हाल फिलहाल में कंप्यूटरीकृत हुआ है, पहले तो कागजी चीजें थी। बहुत चीजें ऐसी है कि बहुत चीजें मिसिंग है, जो चढ़ाया वो आनंद फानंद चढ़ा, चीजें हुई थोड़ी मिसिंग तो हुई चीजें। अब हमें वही परिमार्जन करके चढ़ाना है, छुट्टी हुई जमाबंदी के तहत, या कुछ गलती हो गया, नाम लिखना था राम हो गया रमेश, या कुछ भी रमेश का रामे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो उसको करने के लिए अब छोटी चीज है, लेकिन साक्ष्य तो देना पड़ेगा ना। अब किसी ने बस अप्लाई कर दिया कि मेरा नाम रमेश होना चाहिए, उससे नहीं हो, आपको क्या वाला देना पड़ेगा, या खतियान देना पड़ेगा, या प्रूफ सारा चीज। तो वीएलई को ये ट्रेनिंग मिला है, और हम लोग भी उसको कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे अभी भीड़ दिख नहीं रही है ज्यादा, तो भीड़ नहीं दिख रही है तो ठीक है, अभी हमने जो है सो चालू कर दिया हुआ है, 100% फंक्शनल कर दिया। लेकिन अगर भीड़ दिखने लगती है झंझारपुर में, तो हम उसको और बेहतर ट्रेन करेंगे, किसी की गलती ना रहे, जिससे कि लोगों को परेशानी। अगर किसी का डिवर्ट हुआ, तुरंत वहां कॉल जाए, मैसेज जाए। तो ये हर कोई सीएससी सेंटर पे हो सकता है, हर किसी सीएससी सेंटर पर नहीं, ये जो है सो देखिए, हर सीएससी सेंटर पे आप कर सकते हैं, उसका तो आपके पास राइट है सब कुछ। अभी जो अंचल में एक स्पेशली राजस्व के लिए बैठाया गया है, अब इसका क्या है कि थोड़ा उनको ट्रेनिंग मिला था, तो उनकी बेहतर वो होगी। अगर उनको कंफ्यूजन भी होगा तो आकर के पूछ लेंगे। तो जैसा विजन है, अगर वो सारी चीजें, जैसा सरकार का सुंदर विजन है कि ये चीजें हो कि अप्लाई करने वाला भी अकाउंटेबल हो जाए, तो अगर वो चीजें फ्रूटफुल होती है तो जरूर इनको लाभ मिलेगा। सर एक बात बताएंगे कि जो अभी गांव-गांव में जो जा रहा है किसान पंजीकरण के लिए, तो वो एक दिन एक गांव में समय देता है, लेकिन अब किसी को पता चला 2 दिन के बाद, अब वो जब तक कागज लेके ढूंढेगा तब तक पता चला कि तीसरे गांव चला गया। अब तीसरे गांव में जब तक पता करेगा, उसको तो ये पता नहीं होता पर्टिकुलर इस जगह पे बैठे हुए हैं। अब जब तक उसको पता चलता तब तक तीसरे गांव चला गया। ऐसे के लिए क्या करेंगे? देखिए, एक चीजें क्या एक गांव में एक ही बार जाना नहीं, ऐसा समय दिया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अभी चल रहा है ये कैंप मोड में, और टारगेट है, टारगेट बेस्ड है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कवर करना चाह रहे हैं। आप सारे जो भी रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना चाह रहे हैं। इवन डोर डोर तक घुमा जा रहा है, ये भी आप देख रहे होंगे कि घर घर भी लोग घूम रहे हैं। नहीं, इस बात के लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे कि मैं स्वयं पत्रकार होते हुए भी हमें भी तक नहीं पता। जिस दिन हमें पता चला कि भाई वो आया हुआ था, तो मैं उनको पूछने के लिए गया, क्या आपके यहाँ आए हुए हैं या आए हुए थे? हाँ, आज तो आए हुए थे, कल नहीं आएंगे। अब अगले गांव में गया है। ये तो ये डोर टू डोर नहीं है, गांव में किसी एक जगह वो बैठ गया, अब कहाँ पर बैठा है ये भी लोगों से पूछना पड़ता है। ये नहीं, इसमें क्या है कि था तो मीडियम कैंप मोड ही, लेकिन हो क्या रहा है कि बहुत लोग नहीं पहुंच रहे, इसीलिए डोर टू डोर। दूसरा चीज है कि तो इसके डोर टू डोर करवाएंगे अब, या यही नहीं? अभी किसी नहीं, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों तक ये पहुंचाइए कि वो सेल्फ से भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी का छूट जाता है, जो कि बहुत ही रिगरस प्रोसेस है, पूरा वो लोग ढूंढ रहे हैं एक एक करके। हाँ, सेल्फ कैसे करेंगे? सेल्फ के लिए भी जो है एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो उस वीडियो क्लिप आप चला दीजिएगा, तो वो उसमें दिया हुआ है पूरी प्रोसेस। उस सेल्फ से आप आराम से अपना एफआर
हाँ, मोबाइल के जरिए आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो सेल्फ से भी करना है आपको, जो है सो हर जगह जो है सो 21 तक शायद फिर से आप तक विजिट करेगा। जो छूट गए हैं वो कर्मचारी का नंबर है, मेरा नंबर पूरा पब्लिक है, कहीं पे भी कॉल कीजिए, वहाँ से हो सकता है। तो हर तरीके से बस इसमें क्या है, 2-3 चीज़ें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि फिलहाल वर्तमान में जो चल रहा है वो ये है, जिसके नाम से जमाबंदी है उनका हो रहा है। तो ये कुछ हो रहा है कि जिनके पूर्वज के नाम से जमाबंदी, तो उनको थोड़ी दिक्कत आ रही है, नो डाउट। लेकिन जो ऐप कहता है, जो ऐप ले रहा है वो वही नाम का ले रहा है। तो अगर आपके नाम पे जमाबंदी है तो वर्तमान में आप घर बैठे भी अपने से भी उसको कर सकते तो हो। उसमें जमाबंदी और दाखिल खारिजी दोनों आवश्यक है। हाँ, उनका जमाबंदी उनके नाम से होना चाहिए। और जैसे जमाबंदी नाम से भी है और खाता खेसरा नहीं चढ़ा हुआ है, ऐसा कंडीशन भी अगर आ रहा है तो भी दिक्कत आ रहा है, तो उसके लिए परिमार्जन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है सो अगर वैसा कंडीशन है कि जमाबंदी में जो है वो है तो आपके नाम से, लेकिन आप जिंदा भी हैं, सब कुछ है, छुटी हुई जमाबंदी हो गई कि वो जमाबंदी तो ऑनलाइन दिखी नहीं, ऑनलाइन दिखना चाहिए, तो उसको भी परिमार्जन करना पड़ेगा आपको। तो आपके पास जो है सो परिमार्जन का एक पोर्टल है, उससे आपको अप्लाई करना होगा। और परिमार्जन हम लोग डीसीएलआर मैडम की अध्यक्षता में बहुत ही फास्ट तरीके से निकाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से परिमार्जन पे ब्लॉकेज ना हो, कि अगर किसी का वैसा है तो हम लोग उस तरीके से कि परिमार्जन उनका करके, और कुछ अगर उससे फायदा उनको हो जाए तो उसकी भी कोशिश की जा रही है। जो इसमें छूट चुके हैं और जो सक्षम है मोबाइल के जरिए करने वाला पंजीकरण वो कर लेंगे, जो नहीं करेंगे उनको अब कहाँ जाना पड़ेगा ये बताइए स्पष्ट रूप से। अभी देखिए, अभी हम लोग का जो कार्य योजना होता है वो कैंप मोड में पता चलता है कि जैसे अभी पता है कि 17 से 21 तक का ये कैंप चलेगा, तो 21 तक हम लोग करेंगे। अगर फिर भी छूटेगा तो अभी फिर विभाग का आदेश आएगा कहाँ जो करना है, तो जो विभाग का आदेश आएगा, क्योंकि विभाग सभी को टारगेट करेगी। अच्छा, इसके पंजीकरण में कुछ पैसे भी लगते हैं अंशदान? नहीं, कोई 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपको, कहीं भी जो है उसमें 1 भी रुपया कहीं भी नहीं लगना है उसमें। कहीं भी नहीं लगना है, चाहे वो 21 से पूर्व करवाएं या उसके बाद। हाँ, कभी भी करवाएंगे, उनको पैसे नहीं लगने हैं, ये विभाग का काम है उसको करवाना। चलिए, इन तमाम जद्दोजहद के बीच सारी प्रश्नों का जवाब आपको मिल चुका होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।